नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में किसान कर्ज माफी के बाद आने वाले दिनों में यह सियासी रंग भी ले सकता है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि अब केंद्र सरकार के पाले में बोल है, अब उन्हें संपूर्ण कर्ज माफ करना चाहिए देश भर के किसानों का। कांग्रेस ने जो वादा किया तीनों राज्यों में करके दिखाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बात कही है। उनका कहना था कि राहुल गांधी जल्दी ही किसानों के एक रैली में, सम्मेलन में आएंगे और वो संभवतः इसी महीने बुलाए जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस इसे भरपूर तरीके से भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी और क्योंकि राहुल गांधी ने यह वादा किया था विधानसभा चुनाव के दरमियान कि हम 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, तो कांग्रेस का दावा है कि अब प्रधानमंत्री को भी यह अपना वादा निभाना चाहिए। चलिए मैं आपको मजमून दिखाता हूं, फिर लौटता हूं हमारे पैनलिस्ट के साथ। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों द्वारा कर्ज माफी करने की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने अब बीजेपी पर हमला बोलने की तैयारी की है। इस तैयारी की कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस माह सूबे में आ रहे हैं। यहां वो एक किसान रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में खास तौर पर राहुल किसानों को धन्यवाद देने के साथ ही पीएम मोदी से देश भर के किसानों की कर्ज माफी की मांग करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ने कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ कमेटी भी आज डिक्लेयर हो जाएगी, जो मैंने कहा था कि वो देखेंगी किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो। वो कमेटी आज बन रही है। राहुल गांधी जी ने मांग करी है कि जब तक मोदी जी इस मांग को नहीं मांगेंगे तब तक कांग्रेस मांग को उठाती रहेगी। कांग्रेस के मास्टर प्लान के तहत कर्ज माफी पर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने 3 प्रदेशों में सरकार बनते ही किसान कर्ज माफी कर अपनी मंशा साफ कर दी है। गहलोत ने कहा कि अगर देश के पूंजीपतियों की कर्ज माफी हो सकती है तो किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं हो सकती। गहलोत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मोदी के पीएम बनने से पहले इन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने, 15 लाख आने जैसे कई वादे जनता से किए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। वादे झूठे किए थे, सब जुमले साबित हुए। इस सरकार जुमले की सरकार के रूप में ही आने वाले जमाने में याद की जाएगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए तो चुनाव सामने आ रहे हैं। गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन 3 राज्यों में जनता ने बता दिया है कि जनता किसके साथ खड़ी हुई है। गहलोत ने साफ किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी राज साफ होने वाला है। मई तक आपको लगेगा कि बदलाव हो गया देश के अंदर। मोदी जी वहां पर प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। ये देश निश्चय कर चुका है और झूठे वादों से वो आज ही आ चुका है, समझ चुका है कि हमें धोखा दिया गया पिछले बार। उधर बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी आए थे प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा, परंतु उन्होंने केवल 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की घोषणा की और उसको भी माफ नहीं किया। उसके लिए भी कमेटी बनाई है। कमेटी तय करेगी कि किस प्रकार से उनका कर्जा माफ किया जाए। कर्ज माफी के मुद्दे को कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में भुनाकर अपनी नैया पार करने की जुगत में है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर 3 प्रदेशों में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा से सरकार में लौट सकते हैं तो फिर इसे हथियार बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा मजमून। किसान कर्ज माफी के बाद अब जो 2 लाख तक का किसान कर्ज माफ किया है, उसके बाद अब सियासी पारा और चढ़ता है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं। किसान को लेकर के पिछले अगर हाल ही में जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, उसमें देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो हैं। उसमें पहला जो अगर पेज है वो किसानों को समर्पित किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी उसमें अपनी ओर से ये कहें कि एक सिंपैथी देने की कोशिश की है, मददगार बनने की कोशिश की है। चलिए, तो मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं।
भाजपा नेता शिवचंद साहू साहब हमारे साथ में हैं, किसान नेता महावीर शास्त्री साहब हमारे साथ में हैं, अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये बात तो ठीक है कि किसान, गरीब, बेरोजगार, महिलाएं हर इलेक्शन में हर राजनीतिक दल के लिए ये कहें कि जैसे उपजाऊ जमीन होती है उसकी तासीर होती है कि कोई भी इसमें क्रॉप लगाएंगे पैदा होगी होगी। ये वो एक ऐसा तबका है कि जिनके प्रति हमदर्दी जताते हुए, और आज पहली बार ऐसा नहीं, वर्षों से ऐसा हम देखते आ रहे हैं, एक बार फिर सियासी रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री को संपूर्ण कर्ज माफ करना चाहिए और पूरे देश भर के किसानों का माफ करना चाहिए, कांग्रेस मांग करती है। तो इसे किस तरह से देखते हैं कि कर्ज माफी का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं अब आने वाले दिनों में? देखिए कि ये पहले से तय हो गया है कि किसान को राजनीतिक तौर पर किस प्रकार से फायदा लिया जाए। अब लोकसभा के चुनाव होने 2019 में, क्योंकि 2018 में इन्होंने किसान माफी, कर्जा माफी के मामले को लेकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का शासन प्राप्त कर लिया। तो जब अगर राजस्थान में तीनों जगह का शासन जब मिल गया कांग्रेस को, और वो भी बात सही है कि 10 दिन में कर्जे माफ करने की घोषणा कर दी है। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने क्रियान्वयन की एक समिति गठित कर दी है, अब वो तय करेगी कि किस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ हो जाए। स्थिति यह है कि आपको ये पता हुआ है कि क्योंकि मई में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसी स्थिति में किस तरह से प्रभावी ढंग से इस मांग को जीवित रखा जाए और कोशिश की जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसी तरह से कर्जा माफ कर दें, क्योंकि कर्जा हमने माफ किया, 18,000 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर सीधा तत्काल भार पड़ा है। अब उस भार का किस प्रकार से हम भरपाई कर पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह राजस्थान के सामने पहले भी खड़ा था। जब बीजेपी सरकार ने किया था तो 8,000 करोड़ किया था, 2,000 करोड़ का प्रावधान किया था, तो 6,000 करोड़ का जब हमको कर्जे की भरपाई करने के लिए 2020 तक जाना था। अब क्योंकि हमको 18,000 करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है, इसकी भरपाई किस प्रकार से करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन आज क्योंकि चुनाव जीता है और राहुल गांधी की बात को कायम रखने के लिए तीनों मुख्यमंत्रियों ने वादा निभाया और उन्होंने कहा कि 10 दिन भी नहीं लगाए, उससे पहले हमने कर्जे माफ करने की घोषणा की। अब कर्जे माफी करने में टाइम लगेगा, इसलिए समिति बनाई गई है। अब कितना टाइम, किस प्रकार से, किस तरह के किसानों का क्या होगा, एक थोड़ा पेचीदगी की चीजें हैं, क्योंकि 11 राज्यों में किस प्रकार से कर्जे माफ हुए उसका एक अध्ययन भी बहुत तत्काल करने के लिए कहा है कि 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाए। उसके बाद हम किस प्रकार से राजस्थान के किसानों को राहत किस प्रकार से मिले, क्योंकि ये तो पता है कि मई से पहले राहत पहुंचानी, नहीं तो वो राहत आपके लिए लोकसभा चुनाव में कारगर नहीं होगी। इसलिए आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये प्रण कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम सोने नहीं देंगे, जब तक कि कर्जा माफी नहीं हो जाए। तो इस मांग को हम लोकसभा में पुरजोर तरीके से पूरे देश में उठाएंगे, जिस तरीके की हमने माफ कर दिया कि वो बार बार कहते हैं कि जब उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं तो किसानों का क्यों नहीं 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है। तो इस मांग को पुरजोर तरीके से इसलिए उठाना चाहते हैं कि हम लोकसभा में दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा में करिए, नहीं तो आप फिर सत्ता से बाहर हो जाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं लगता श्याम जी, क्योंकि पिछले दिनों में एक एक्सरसाइज देख रहा था कि किसानों के कर्ज माफ होता है, संपूर्ण कर्ज रबी की फसल के पहले तक का, तो करीब 4 लाख करोड़ रुपए है ये। वो तो पूरा कर्जा माफ वाली बात हो रही है। अब क्योंकि एक नया चीज निकाल के रख दी, जैसे राजस्थान में कहा कि 2 लाख तक के कर्जे माफ कर दे, पूरे कर्जे माफ करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसलिए अगर यहाँ पूरा कर्जा माफ करते तो राजस्थान में 82,000 करोड़ का करीब कर्जा आता है सामने, 99 करोड़ लाख करोड़, सॉरी 99,000 करोड़ का। हाँ, तो अब कैसी स्थिति में, क्योंकि अभी तक फिगर वैसे बताया जा रहा है, अब कैसे निकलेगा, करेगा अब संपूर्ण कर्जा, क्योंकि हमको उन किसानों को नहीं कर्जा माफ करना चाहते हैं जो कि सक्षम है और तरीके से अपना काम चला रहे हैं। कर्जा तो उनका माफ करना है जिनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि उसमें लिखा है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जो किसान अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा उसका सरकार चुकाएगी, ये कह करके उन्होंने डीबी गुप्ता के माध्यम मैं लौटूंगा आपके पास जारी किए। मैं साहू साहब के पास जाना चाहूंगा। साहू साहब आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस आपके पाले में बॉल डाल रही है और कह रही है कि हमने जो वादा किया था उसे निभाया है, गरीब किसान
के हितों का 5 साल तक कोई ध्यान नहीं रखा गया। 4.5 साल का वक्त पूरा निकाल चुके हैं, उनका कर्ज माफ होना चाहिए। और लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर के, राहुल गांधी से लेकर नीचे तक इस बात को लेकर के हमला किया जाता है बीजेपी पे कि पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाता है लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती। देखिए योगेंद्र जी, किसान के कर्ज माफी की जब बात आती है तो रिसेंट में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 50,000 तक का किसानों का कर्जा माफ की केवल घोषणा नहीं की, उसको क्रियान्वित की प्रक्रिया शुरू की और उसमें बहुत सारे लघु और सीमांत किसान जो थे उनका कर्जा माफ भी हुआ। बात रही कांग्रेस की कर्जा माफी की, कांग्रेस कर्जा माफ नहीं करना चाहती, कांग्रेस तो जादू की झपकी से किसानों का वोट ऐंठना चाहती है। अगर कर्जा माफ ही करना होता तो मुख्यमंत्री जी को ये कहने की कहां आवश्यकता थी कि डिफॉल्टर का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा तो वो भी है, किसान फसली ऋण लेता है मार्च से अगले मार्च तक के लिए, तो उसमें जिस किसान ने रिसेंट ऋण लिया है उस किसान का कर्जा भी उसके सिर पर है, उसको माफ इसलिए नहीं करना चाहते कि वो डिफॉल्टर नहीं है। तो रियल में जो किसान वास्तव में ही सहयोग कर रहा है बैंकों को, जिसके ऊपर आर्थिक भार आ रहा है, वो कर्जा तो इसीलिए ले रहा है ना कि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। जो आदमी कर्जा ले रहा है उसका माफ नहीं कर रहे, जो आदमी बेईमानी से कर्जा नहीं दे रहा है या चुकाना नहीं चाह रहा है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव साहू साहब इसमें तो कर दिया ना उसने, सरकार ने तय कि जिन लोगों ने नियमित तरीके से पैसा अदा किया है उसको भी हम रिफंड कराएंगे, उसका भी माफ किया जाएगा। वो डिफॉल्टर की बात कर रहे हैं, डिफॉल्टर की बात डिफॉल्टर के अलावा जो आम जो है किसान जिन्होंने रेगुलर पैसा दिया है, हाँ रेगुलर पैसा दिया, जिनका आज भी रेगुलर पैसा ड्यू है, उसके माफ की बात नहीं कर रही सरकार। उससे और अगर सरकार का वास्तव में कर्जा माफ करने की नीयत होती तो देखो, कोई भी सरकार होती है कि वित्तीय प्रबंधन होता है, कोई भी घोषणा करता है आदमी वित्तीय प्रबंधन करके कि इतना हमारा बजट है, इस बजट में हम इतना पैसा हमें इसमें इन्वेस्ट करेंगे कर्ज माफी के रूप में। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से घोषणा की है उनका लगता ही नहीं कि उनको उस घोषणा को पूरा करना है। उनके तीनों ही राज्यों में वित्तीय प्रबंधन नाम की कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं है, किसी भी वित्त विभाग से किसी मुख्यमंत्री की सैंक्शन नहीं है। इसलिए बिना सैंक्शन के इस तरीके से कह दिया कि कर्जा माफ कर, ये एक किसानों के हाथ चला हुआ है और थोड़े दिन में देखना ये बात सामने आ जाएगी। और इसीलिए ही अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए। तो इसके पीछे राज यही है कि प्रधानमंत्री के वहां से संपूर्ण कर्जा माफ हो जाए तो इनको एक पैसे का वित्तीय प्रबंधन करना ही नहीं पड़े। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की नीयत किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वास्तव में चीज वर्तमान में देखिए, आज हर जगह जो इनके जो बिक्री केंद्र है उसमें भ्रष्टाचार का बोला हो रहा है, मूंगफली की खरीद में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को समर्थन ये सारी स्थिति 7 दिन नहीं, 7 दिन तो आपका ही था। 7 दिन में क्या है इनका, तो जिस तरीके सीखा किससे इन्होंने, इनकी मॉनिटरिंग नहीं है। आज जो है आज प्रशासन मैं लौटूंगा आपके पास में। अरुण शर्मा साहब हमारे साथ में। अरुण जी, अभी आपने सुना कि भ्रष्टाचार 7 दिन में शुरू हो चुका आप लोगों का, और ये केवल एक किसान को गुमराह करने के लिए आप लोगों ने अनाउंसमेंट किया, करना धरना कुछ नहीं है। साहू साहब का सीधा हमला आप लोग। देखिए, ऐसे हमले सहने की हमें आदत है क्योंकि ये काफी खोखले हमले हैं। 7 दिन पहले जिस पार्टी ने सरकार खोई है, अगर वो इस तरीके की बात करें तो मेरी सहानुभूति तो है, पर मैं समझ सकता हूं। वो कहना चाह रहे हैं 7 दिन में जबरदस्त भ्रष्टाचार डेवलप हो गया है, और वो कहना चाह रहे हैं सारी व्यवस्था पहले अच्छी, सरकार नाम की चीज नहीं है आपके पास। हाँ, बिल्कुल मैं आ रहा हूं सर। वो सरकार का सबको पता लग रहा है सरकार है या नहीं है। पहली बार शायद बहुत सालों बाद, 3-4 साल बाद राजस्थान की जनता को एहसास हुआ है कि सचमुच सरकार आ गई है। खैर, उसको जाने दीजिए। सबसे पहले तो मैं असहमत हूं इस बात से जिसको लगातार कहा जा रहा है कि ये किसान का जो कर्ज माफ करने की बात तीनों राज्यों में की गई है वो शुद्ध तौर पे राजनीतिक विचार है। मैं इससे कतई असहमत हूं। आप लोग जानते होंगे पिछले 3-4 साल में किसानों ने अपने अपने प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, विदर्भ में प्रदर्शन किए। 3-3 बार वो दिल्ली आए। हर साल के अंतराल पे आपने देखा होगा जंतर मंतर के सामने विशाल किसानों का प्रदर्शन हुआ। बहुत दुख दर्द में भारत की पूरी जनता ने देखा है कि किसानों की हालत कितनी खराब है और कोई ध्यान नहीं दिया गया उस पर, वरना बात इतनी बढ़ती नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
ये बात धीरे धीरे 3 सालों में इतनी बढ़ गई कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान का किसान बड़ा जुझारू किसान माना जाता है पूरे देश में। कितने भी संकट आ जाएं, सूखे आ जाएं, ओलावृष्टि हो जाए, हमेशा हंसने गाने नाचने को तत्पर किसान, ऐसी छवि राजस्थान के किसान की है। लेकिन हालत जब बिल्कुल बद से बदतर होते गए तो हमने पहली बार देखा राजस्थान के इतिहास में 150 किसान भाइयों ने आत्महत्या कर ली। ये इससे पहले सुना भी नहीं गया था राजस्थान में, तो कम से कम। निगाह नीति अभी भी हुई है, कल परसों हुई है, भगवान की रुक गई। जी हाँ, अभी ऐसा तो नहीं है, इक्का दुक्का ये चीजें इतने बड़े प्रदेश में चलती रहती हैं और उसको आप मेन मुद्दे से हटाए नहीं। मैं ये कह रहा हूं किसानों पे नहीं, उसने बैंगन की भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने कोई ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। किसान वाज नो प्रायोरिटी फॉर दैट गवर्नमेंट। अब अगर हम उस किसान के जख्म पे फोहा लगाना चाहते हैं, जो कि हमारी प्राथमिकता है, हम पहले कह चुके हैं, कुछ और कष्ट सह लेंगे, कुछ और इंतजाम करने पड़ेंगे, वो सब सेकेंडरी है। सरकार सक्षम होती है, अपने आप कर लेती हैं। अभी साहू भाई साहब ने वित्तीय प्रबंधन की कोई बात की, मैं फिर कह रहा हूं 6 दिन पहले ये सरकार छोड़ के गए हैं। ये वित्तीय प्रबंधन पे हमको ट्यूशन देना चाहते हैं। हमारी बहुत ईमानदार कोशिश है किसान को राहत देने की, और आप देखते जाइए, हम सब यही हैं। 10-15 दिन में केंद्रीय सरकार भी मजबूर है, वो अब मजबूर है। उसने संकेत देख लिए हैं कि ये प्राथमिकता है। आप अगले 15 दिन में सुनेंगे वो भी किसानों के लिए कुछ करेंगे। हमें बड़ी खुशी है, कोई भी करे, राहत पहुंचनी चाहिए। तो इसमें से टोटली राजनीतिक अर्थ निकालें कर्जा माफी का, वो सही नहीं है। स्थिति इतनी खराब थी कि ये बहुत जरूरी था। अगर जरूरी नहीं होता तो जैसे साहू जी बड़े गर्व से बता रहे थे कि उन्होंने भी 50,000 का तो किया, साहब कोशिश शुरू की हमने, तो इसलिए इस पे डिबेट नहीं है कि इस समय उसको कर्जे की माफ करने की जरूरत है। वित्तीय प्रबंधन ये सरकार सक्षम है, सब व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। किसान आज भी हमारी प्राथमिकता है। चलिए मैं लौटूंगा, महावीर शास्त्री साहब बताएंगे। शास्त्री साहब, 2 हमारे पास में पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर बैठे हुए हैं और दोनों की प्राथमिकता में किसान है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में राजनीतिक दलों की प्राथमिकता रहा है किसान, या वोट उसका प्राथमिकता रही है? देखिए योगेंद्र जी, किसान वो वर्ग है जिसकी चिंता पिछले 2-3 सालों से, खास करके उत्तर प्रदेश चुनाव से इनको दिखाई दी है। यानी एक प्रयोग किया उत्तर प्रदेश चुनाव में, प्रधानमंत्री जी ने वहां घोषणा की कि हम आपके ऋण माफ करेंगे। हमने तो उसमें भी सवाल किया था कि आप उत्तर प्रदेश में जाके घोषणा कर रहे हैं कि ऋण माफ करेंगे, तो पहले जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां घोषणा करके फिर जाते और कहते देखिए हमने वहां जहां जहां हमारी राज्यों में सरकारें थी उनका ऋण माफ कर दिया है और अब यूपी में भी ऐसा ही करेंगे। घोषणा हुई, घोषणा के तुरंत बाद राज्य सरकारों ने कहा कि ये तो केंद्र के बिना नहीं होगा, और केंद्र ने कहा ये राज्यों का मामला है। और अंत में कहीं 10 रुपए माफ हुए, कहीं 100 हुए, कहीं 1000 हुए, कहीं 500 हुए। एक इस तरह का क्राइटेरिया तय कर दिया जिसमें किसानों की वो जो पीड़ा थी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल ये बीजेपी पे लागू था। कांग्रेस ने अगर परंपरागत कोई व्यवस्था कायम रखी होती, यानी मैं कहूंगा 1965 से जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात थी, अगर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया पारदर्शी होती और किसान का सही समय पर से उचित मूल्य पर, खास करके निर्धारित मूल्य पर उत्पाद खरीद लिया होता, तो आज ये ऋण माफी की बात नहीं आती। हम तो ऋण मुक्ति की बात करते हैं। प्रारंभ से वो ऋण, हर साल ऋण क्यों चढ़ता है किसान पे, जब तक इस बात पे चिंता नहीं होगी। 100 रुपए ऋण चढ़ा, 10 रुपए माफ करके ढिंढोरा पीटे पूरे देश में। ये दोनों ही पार्टियों के लिए चिंतन और चिंता का विषय है। केवल पार्टी प्रवक्ता या पार्टी की पहरेदारी करने के लिए अपन जब यहाँ बैठेंगे तो किसान का कौन मालिक होगा, ये विचार का विषय है। इसलिए आज की स्थिति में जो ये ऋण विषय आया, इसका जब तक ऋण चढ़ता क्यों है और इसका स्थायी समाधान क्या है पता है सरकारों को। माननीय वाजपेयी जी ने एक राष्ट्रीय किसान आयोग बैठाया था जिसको डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। अगर उस आयोग की जो 2004 में बैठाया था, 6 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, 15 अगस्त 2007 से जो लागू होना था विधिवत, अगर 2007 में भी वो लागू कर दिया होता तो आज ये ऋण माफी का, ऋण मुक्ति का, किसान ऋण आत्महत्या का ये सिलसिला खत्म हो जाता है। इसलिए
जब तक किसान ऋणी क्यों है इन कारणों पर नहीं जाएंगे, और जब तक किसान की उत्पाद का उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, ये सब बातें बेकार जी। व्यर्थ। अभी क्या लगता है आपको शास्त्री साहब कि अभी जरूरत इस बात की है कि किसानों की कर्ज माफी से ज्यादा जरूरी है कि उसका जो एमएसपी है, जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है, उसे समय पे उसकी फसल जो है वो उत्पाद लेकर के आ रहा है, उसकी खरीदो और खरीद के साथ में उसका एमएसपी मिले। बस उसको स्मूथली बस इस बात के सिस्टम को कर दिया जाना चाहिए कि जो फसल उसके खेत में पैदा हो रही है, किसी दलाल से खरीद करके नहीं, वो जो क्रॉप उसने अपनी मेहनत से उगाई है, बस उसकी खरीदारी प्रॉपर तरीके से हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जो घोषणा पत्र 2014 के चुनाव से पहले हाँ। का, उसमें साफ लिखा था हम किसान की लागत की 1.5 गुना उसको उत्पाद की कीमत देंगे। लागत की, एमएसपी नहीं, एमएसपी और लागत में अभी भी अंतर है, बहुत अंतर है। हाँ। एमएसपी है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बाजार, कस्टमर और विदेश व्यापार और स्थानीय व्यवस्थाओं को ध्यान उसके आधार पर तय किया जाता है, न्यूनतम। एमएसपी का मतलब लागत नहीं, न्यूनतम। हाँ। तो जब उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की उस खरीद को पारदर्शी नहीं बनाया, उस प्रक्रिया को स्थायी मॉनिटरिंग वाला एक तंत्र विकसित नहीं किया, तो लागत का 1.5 गुना, ये जो सपना दिखाया था 2014 के चुनाव से पहले 2013 के उस घोषणा पत्र में, अगर उसका कुछ हिस्सा भी लागू कर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और मैं कांग्रेस से भी ये कहना चाहूंगा, 1965 में ये कृषि मूल्य लागत आयोग ने जब तय कर दिया कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों की समान जिम्मेदारी है कि वो समय पर उत्पाद खरीदें। अगर किसान के उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी खरीद लिया होता तो आज बाजरी का 1950 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। किसान 1200, 1250, 1300 रुपए में बाजरी बेचने को मजबूर हो रहा है। तो ये ऋण कितना सा आ रहा है, एक किसान को कितना सा माफ कर रहे हैं, ये आकलन कर लें। फिर हर 6 महीने वो तो ऋण लेने को रबी और खरीफ मजबूर होता है। 5 साल में 10 बार उनको ऋण लेना पड़ता है। ये 5 साल में एक बार चुनाव से पहले घोषणा करके डंडियां पीटते हैं। तो दयनीय स्थिति का कारण है केवल चुनाव के समय मुद्दा बनाना और किसान को आधार बना करके एक वोट बैंक तैयार करना। जब तक किसान की पीड़ा यानी उसके उत्पाद का उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तो उसका कोई समाधान नहीं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप भी काफी इस कर्ज माफी और किसान इनके बीच काफी एक्सरसाइज किए। किसान चाहता क्या है, उसका कर्ज माफ हो या वो अपने स्वावलंबन को बनाए रखना चाहता है कि उसकी फसल सही तरीके से खरीदी जाए। चलिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो मिलता है कायदे से, तो उसकी लागत का हम उसका अगर ये भी देखें कि हाँ इसने कितनी मेहनत की होगी, मेहनत और लागत में ही आती है मेहनत ही, वो जोड़ करके मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है, एमएसपी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी वो तैयार है। तो इस सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है या फिर चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान कर्ज माफी की घोषणा कर देना और फिर कर्ज माफ, इससे कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, हमेशा किसान को सक्षम बनाने वाली बात है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें साफ कहा है कि कर्जा माफी कहीं भी इलाज नहीं है किसान को सक्षम बनाने का। अब आप कर्जा माफी क्यों कर रहे हैं? अब वो स्वार्थों की पूर्ति है, वहां राजनीतिक आपने फायदा लिया है, विधानसभा में लिया, आप लोकसभा में लेना चाहते हैं। विधानसभा में मिला आपको, उससे लाभ मिला जी, और आपको यूपी में बीजेपी को मिला था लाभ। देखिएगा किस तरह से वहां सीटें आई और एकदम से सारे सफाई हो गए। तो अब यहाँ भी स्थिति ये होगी कि जब मालूम पड़ गया 3 राज्यों की सरकार चली गई तो केंद्र चिंतित है, क्योंकि 3 बड़े राज्य चले गए, 65 सीटें चली गई लोकसभा की। अगर लोकसभा की सीटें नहीं आई तो आने वाले समय में किस प्रकार से केंद्र में फिर से सत्ता में आएंगे। तो ये चिंता का विषय तो है केंद्र के सामने भी। यही है कि चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है कि किसी प्रकार से पहले तो कर्जे माफी करने की घोषणा कर दी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे, घोषणा तो कर दी, उसको मिल नहीं पा रहा किसान को जब मिलेगा नहीं तो आप बताइए उस घोषणा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 65,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से किसानों को जाएंगे जब वो उसको जब मिलेगा और जब उसकी फसल बिकेगी, तो इस तरह का 62,000 करोड़ रुपए किसानों तक जाएंगे। ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ अभी तक कि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि खरीद होती नहीं। अब जब खरीद का टाइम आएगा तो पीछे हट जाते हैं, उसके बिक्री केंद्र नहीं बनते, फिर उस पर बहुत सारी चीजें राइडर लगा देते कि इस तरह क्वालिटी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो सारा किसान बेचारा जब जाता है अपना माल बेचने के लिए तो वहां उसको बिक्री केंद्र में समय पर पैसा नहीं मिलता, बेच नहीं पाता। इसलिए वो
व्यापारियों की तरफ मुड़ता है और फिर उसको जो दाम मिलता है उसको बेच के जाना पड़ता है। ये किसान ने लहसुन व्यापक पैमाने पर पैदा किया, उसको 2 रुपए, 5 रुपए, 2.5 रुपए, 10 रुपए तक के किसान को लहसुन बेचना पड़ा। तो आज बताइए किस प्रकार से आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए समर्थन मूल्य जो घोषित हो रहा है उसको मिले, और ये प्रमाणिक तौर पर किस प्रकार केवल मिले नहीं, मिलेगा तब जब उसकी फसल की खरीद होगी। अभी आज बाजरा देखिए, बाजरा का ये बात सही है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने एमएसपी में इजाफा किया है, सभी क्रॉप में कर दिया, लेकिन बाजरे की खरीद तो 60% भी नहीं हो पा रही। केंद्र ही नहीं खोला राजस्थान में, हाँ, 1 भी % नहीं। तो फिर उससे फायदा क्या होगा? मूंगफली की मंडियों में मूंगफली पड़ी है। मैं छोटा सा उदाहरण एक जगह का देता हूं। किसी ने अभी हमें फोन करके बताया कि साहब फुलेरा के पास में 100 ट्रैक्टर मूंग के लदे हुए खड़े हुए हैं, दूध से निकल करके। हाँ, 100 ट्रैक्टर हैं वो। ये तो एक जगह का उदाहरण बता रहा हूं। आप एमएसपी तय कर रहे हो, केवल एक हवा बनाने की बात नहीं, वास्तव में ये थोड़ी सी सिंपैथी किसान के प्रति होनी चाहिए। हम सब कहते हैं कि अन्नदाता है, किसान का भला नहीं होगा तो देश में कुछ नहीं हो सकता। सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पे उतारनी जरूरी है, क्योंकि किसान यूं ही ठगा जाता रहेगा। वोट की फसल तो कट जाती है, लेकिन उसकी फसल का कुछ मिल नहीं पाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे इस मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी के बाद आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और चढ़ सकता है। राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी को बुलाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात के संकेत दिए कि एक किसान रैली की जाएगी जिसमें राहुल गांधी आएंगे और किसान उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन यहां एक बात आ रही है, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या माने इसे केंद्र सरकार की कोई एक्सरसाइज है या 3 राज्यों में सरकार जाने के बाद, क्योंकि 2 प्रयोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक के लिए महावीर शास्त्री साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी का अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसका बेनिफिट मिला। 3 राज्यों में राहुल गांधी ने कह दिया, तो राहुल गांधी के इस प्रभाव की वजह से 3 राज्यों में सरकार बन गई। अब क्या लगता है कि 2019 का तुरुप का पत्ता बीजेपी के लिए किसान कर्ज माफी का है? देखिए 100% कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल 2018 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला, उसका परिणाम भी कांग्रेस ने प्राप्त किया जी। अब क्योंकि अब वो दिखा दिया आपने, आप बीजेपी चाहे बोले कुछ भी करती रही, वो कितने मेहनत की, सब कुछ किया। ये भी हो सकता है कि 2-2, 3-3 बार सरकार रही हो, वो चली गई हो, लेकिन राजस्थान में जो प्रयोग करने को देखने को मिला, सरकार दोबारा लौटा के नहीं आ पाई। तो अब ये तो क्योंकि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से किसान मेन बिंदु बनेगा। ये जो वोटों का आधार है वो किसान के आधार पर बनेगा कि अब दोनों ही पार्टी चाहेंगी कि किसी तरह से किसान का वोट उसके पक्ष में रहे। और यही कारण है कि अशोक गहलोत ने जो आज कहा है कि वो जिसने जो राहुल गांधी का सपना था हमने उसको पूरा किया, और उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए उन्होंने कमेटी बना दी है। अब वो आने वाले समय में जो रैली करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि किसानों को हम हितैषी हैं या बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने भी एक किया था, आपने देखा होगा बीच में उन्होंने कोशिश की थी कि 1000 को तो पूरे यात्रा जब की थी उन्होंने, गौरव यात्रा की थी, तो सब जगह किसानों का प्रमाण पत्र बांटते रहे थे और दिखा रहे थे कि हमने देखिए किसानों का कर्जा माफ कर दिया। लेकिन क्योंकि 50,000 तक का किया, तो कुछ किसानों को महसूस हुआ कि अब हमारा तो और भी माफ हो जाएगा, 2 लाख तक का जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो इस बार कांग्रेस की तरफ चले जाओ। कांग्रेस सत्ता में आ गए और ये रह गए, करने के बाद भी बांटते रहे, सब कुछ करते रहे कि लेकिन वो सक्षमता से नहीं कर पाए। बाद में बिजली का 13,000 करोड़ का फिर बढ़ पड़ रहा है, जो 10,000 तक की बिजली माफ की। तो ये सारी चीजें जिस प्रकार से किसान को जब तक उसको समर्थन मूल्य सही तरीके से उसकी खरीद नहीं होगी, जब तक सक्षम नहीं बन रहा है, क्योंकि इस बात से ही हर फसल पर किसान अपनी बीज के लिए, खाद के लिए, बाकी चीजों के लिए ऋण लेता है और एक लिमिट तय कर रखी है कि उसको इतने लिमिट तय मिलेगा, उस आधार पर लेता है वो। बड़ा किसान तो इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन छोटा किसान तो लेता ही है और उसे मालूम है कि जब मेरा उत्पादन होगा
और मेरी फसल तैयार होगी तो मैं उसको चुका दूंगा, और चुकाने का प्रयास भी करता है बीच में। तो अब किसान को किस प्रकार से सक्षम बनाया जाए, अब लड़ाई है कि आप एक बार कर्जा माफ। वास्तव में एक बात बताइए मुझे, किसान कैसे सक्षम हो और कैसे उसे सक्षम बनाया जा सकता है, इस दिशा में काम हो रहा है, या फिर वोट की फसल कैसे कट सकती है उस दिशा में काम हो रहा है? देखिएगा कि अभी तक तो उस तरह से काम की ऐलान करने की कोशिश बीजेपी ने, ये तो कहा कि 1.5 गुना किसान को समर्थन मूल्य देने की बात तो कही है, लेकिन मिल नहीं पा रहा। आप किसी भी राज्य में आऊंगा आपके पास, काम नहीं चलेगा। मैं साहू साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए पिछले दिनों ये बात सही है, 2-3 कदम सरकार के काफी एप्रिसिएट करने वाले हैं। एक तो फसल खराबा 50 से घट के 33% कर दिया, अच्छी बात है, क्योंकि पहले 50% ही देखा करते थे। उसके बाद आप लोगों ने एमएसपी बढ़ा दी, लेकिन यह सवाल यह है कि किसान को उसकी फसल बेचने का सौभाग्य ही नहीं मिल पा रहा है, तो उस एमएसपी को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अगर एमएसपी डबल भी कर दिया जाए, उसकी फसल खरीदी नहीं जाएगी तो उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है। जी बात आपकी सही है, किसान जो है वो बीजेपी के शासन से ही मुख्य बिंदु में आया है। अगर कांग्रेस का इच्छा शक्ति होती कि किसान की हालत सुधरनी चाहिए जी, तो आजादी के बाद से लेकर के 50 से ज्यादा साल तक कांग्रेस का शासन रहा और किसान गरीब से गरीब होता रहा, और इस किसान की हालत यहाँ तक क्यों पहुंचती? इसमें बहुत बड़ा रीजन यही है कि कांग्रेस सरकार की नीति जो बनी थी वो किसानों के लिए बनी ही नहीं। थोड़ा सा चौधरी चरण सिंह का टाइम आया जिसने किसान को मुख्य बिंदु में रख करके राजनीतिक दलों को इस बात के लिए इंगित किया कि किसान की आपको पीड़ा महसूस करनी पड़ेगी। अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो घोषणा पत्र में कहा वो किया भी। आज पीछे का देखें तो कोई भी कांग्रेस शासन टाइम में समर्थन मूल्य जो बढ़ा है वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए कुंटल बढ़ा है। एक साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कई जिन्स में तो 800, 900, 1000 का जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है, 600, लेकिन सवाल वही है। हाँ, मैं मानता हूँ, आपके सवाल वही है, चाहता हूँ कि खरीद की व्यवस्था अभी तक माकूल नहीं हो सकी है। ये अब प्रधानमंत्री जी का प्रयोग है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय 1.5 गुना करने के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो उस पर खरीदने की व्यवस्था भी आगे करने जा रहे हैं। राजस्थान में हमने उस पर खरीदा भी है। हाँ, हमने कुछ किस्तों में खरीदा, पहले 40 कुंटल एक किसान से ली, फिर उसके बाद दोबारा उसे अवसर दिया। तो ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। आज कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी किसानों को संपन्न कर देगी, किसानों की बात सोचने लगेगी तो शायद हम हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए कुछ घोषणाएं की हैं, लेकिन ये घोषणाएं कोई सारभूत तरीके से फलीभूत हो ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। अंतोगत प्रधानमंत्री जी को ही कुछ करना है, किसानों की हालात को कुल मिलाकर के आपका सीधा कहना है कि कांग्रेस समय से चेतती तो किसानों की हालत ये नहीं होती। हाँ, ये नहीं। चलिए अरुण शर्मा साहब आपके पास आना चाहेंगे। 50 साल तक लगातार बीजेपी यह बात कह रही है कि अगर समय से कांग्रेस किसानों की ओर ध्यान भी दे लेती, ना कभी कर्ज माफी की जरूरत पड़ती, ना उसे इसके हालात में होते कि आज किसान बेचारा होता। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी किसान को केंद्र में उसी तरह लाई है जैसे बाकी के भारतवासियों के अलग वर्गों को केंद्र में लाई है। प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था 2013 में, लंबी लंबी बातें करो, बहुत सुनहरे वादे करो, ऐसे वादे करो जो कभी आजाद भारत में किसी ने सुने ना हो। और मतलब मैं उन जुमलों की लिस्ट में नहीं जाता हूं, वो तो अब वो टाइम आ गया है योगेंद्र जी जब सचमुच हिसाब करेगा एक गरीब आदमी घर में बैठ के। फाइनली ये सारी राजनीतिक गर्म हवाओं के बाद वो घर में बैठेगा जरूर और हिसाब लगाएगा कि किसान को पिछले 4.5-5 साल में क्या मिला है, व्यापारी को पिछले 4.5-5 साल में कितना फायदा हुआ है, बेरोजगार छात्रों को कितने अवसर दिए हैं इस सरकार ने जिसका वादा किया गया था। ये वो वाला पीरियड चल रहा है। एक्चुअली अब हिसाब देना है और अब जुमलों की गुंजाइश नहीं है। आप सहमत होंगे, सभी गुणीजन यहां बैठे हुए हैं, राजनीति परसेप्शन का रूप है। अगर अगले 6 महीनों में नरेंद्र मोदी जी ये समझते हैं कि उनको किसान मित्र के सरकार के रूप में देखा जाएगा, ये लगभग असंभव है। उन्होंने जिस सेक्टर की सेवा करनी थी पूरी की है, अंबानियों की है, अडवानियों की है, कॉर्पोरेट के टैक्सेस माफ किए हैं,
सारा तो देश देख रहा अडवाणी जी आपके राज में नहीं देखा, बिरला परिवार के इंदिरा जी से कितने घनिष्ठ संबंध रहे आपको मालूम नहीं है? सारा देश देख रहा है। हाँ, सब मालूम देश देख रहा है, उसी की बात कर रहा हूं। अचानक ये मेकअप करके आप किसान के मित्र बन जाएं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। फिर भी प्रयास करेंगे, वो हमें पक्का मालूम है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सचमुच अगर कांग्रेस के आंदोलनों से और कांग्रेस की बात रखने से अगर किसान का भला होता है, हम सबसे आगे हैं उस मूवमेंट को सपोर्ट करने में। माहौल बना है किसान के लिए और मैं शास्त्री जी की इस बात से भी एग्री करता हूं, कर्ज माफी कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वो एक तात्कालिक मदद है जब आप हालत किसी की इतनी खराब कर दो कि उसको चलने फिरने, बीज के, यूरिया के हर काम में दिक्कत आ रही हो, तो ये एक तात्कालिक मदद है। हम जानते हैं कि असली काम उसको सही रेट मिलवाने का सिस्टम डेवलप करने का है। और मुझे जो अब नई कांग्रेस है वहां तो कर दिया गया, आपने पंजाब में तो कर दिया गया, तो बता दीजिए। जो पंजाब की कृषि के बारे में सबको मालूम है, आप भी जानते हैं, और इन बातों का इस समय कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया ये नई सरकार है, इसको मौका दिया जाना चाहिए, ईमानदारी से काम करेगी और किसानों के हित में काम करेगी और परमानेंट काम करेगी। ये बार बार रिपीटेडली कर्ज माफी कोई भी नहीं चाहता और इसलिए सक्षम बनाना किसान को, उसको खुशहाल बनाना, उसके जो परचेज मूल्य है उसको करेक्ट तौर पे मिले जी, उस सिस्टम को अब मजबूत करने की जरूरत है। शास्त्री साहब, कुछ नयापन अभी कांग्रेस के दावों में देख पा रहे हैं आप, या सब चीजें वही हैं? घोषणाएं पहले भी ठीक रही और अब की सरकार की घोषणाओं पे तो संदेह नहीं है, लेकिन क्रियान्विति वाला जो पक्ष है पहले भी कमजोर रहा और जब तक इसके सिस्टम को सुधारने की कोई विश्वसनीय प्रक्रिया चालू नहीं की जाएगी तब तक ये संदेह बना ही रहेगा और इस संदेह की खामी केवल किसान को भुगतनी पड़ेगी। बाकी हर वर्ग सक्षम है, अपनी गणित लगता है कि मुझे क्या उत्पादन करना है, क्या और कितने में बेचना है। किसान बेचारा है, उसकी स्थिति नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर सके, इसलिए वो राम और राज इन दोनों के भरोसे में जीता रहा है। राम कभी कभी दुख देता है अकाल के रूप में या मौसमी बीमारियों के रूप में, लेकिन राज तो लगातार पीड़ा देता रहा। ये एक बड़ा दुखद क्षण है। तो यानी उसके उत्पादन का लाभ मिले और मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दें। वो दोनों ही सरकारों के लिए अब तक का एक आदर्श डॉक्यूमेंट रहा है। वो एक आयोग की रिपोर्ट है, कर्मचारियों के लिए साथ साथ आयोग की रिपोर्ट है, अपने तत्काल और पीछे के एरियर सही तरह लागू कर सकते हैं। तो क्या पूरे देश के किसानों की बात करने वाले अपने राजनीतिक दल उनके लिए गठित एक आयोग उसको लागू नहीं कर सकते? उस आयोग की भी विश्वसनीयता को जांचने के लिए पहले कांग्रेस सरकार ने खुद कमेटियां बनाई, हुड्डा कमेटी बनाई, बीजेपी सरकार ने भी फिर उसका समर्थन किया, लेकिन जो सत्ता में रहता है वो उसको आगे पीछे करते करते उसको टालता रहा। जब तक टालते रहेंगे तब तक ये दुर्दशा बनी रहेगी। राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट जो विश्वसनीय रिपोर्ट है उसको लागू कर दिया जाए तो इसका स्थायी। चले, मैं एक बिल्कुल इसी से जुड़ा मेरा एक छोटा सा सवाल है शास्त्री साहब आपसे कि स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन्हें लागू करने के बारे में, ये बात ठीक है कि लगातार ये बात कही जाती है कि कर्ज माफी की जाएगी, किसानों की जो आमदनी उसे दोगुना की जाएगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है, अमित शाह साहब ने यहां एक स्टेटमेंट दिया था कि करीब 90% मांगे मंजूर कर ली गई हैं। हम कहीं उस बात को किसान तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, किसान को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग किसान तक इन बातों को किसान समझ नहीं पा रहा है कि बीजेपी नहीं पहुंचा पा रही, या अगर खाना पेट में चला जाता है तो उसके लिए बताया जाता है कि खाना पेट में आ गया है। कई बार राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही वातावरण निर्माण कर देंगे और कुछ हद तक करने में समर्थ भी रहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर इसका अर्थ समझाऊंगा आपको। जैसे 50,000 रुपए तक ऋण माफी की घोषणा बीजेपी सरकार ने की। हकीकत तो यह कि अभी तो आज मैं डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया, 3 साल पहले कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने एक आदेश जारी किया कि किसी भी सहकारी संस्था में नए सदस्य को 8,400 रुपए से ज्यादा ऋण ही नहीं दिया जाएगा और एक कोऑपरेटिव में 15 से ज्यादा सदस्य बनाए नहीं जाएंगे। पिछले 3 साल में बनने वाले सदस्यों को आपने 8,400 से ज्यादा लोन दिया ही नहीं तो 50,000 कहां से माफ हुआ?
पहली बात। दूसरा, अल्पकालीन ऋण में किसान की जमीन के हिसाब से वो इतना कम ऋण होता है, उस हर ऋण को आपने 50,000 कैलकुलेट कर दिया कि हर किसान का हम 50,000 करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। फिर पिछले 3 साल से उन्होंने 15%, 14%, 13% जो ऋण वितरण की साख थी 50,000 में से भी आप कम देते रहे, तो ढिंडोरा पिटा 50,000 का। एक्चुअली जो कैलकुलेशन जो करेंगे तो किसान को लगा कि हमें 2,000 माफ हुआ, 5,000 हुआ, 7,000 हुआ, 11,000 रुपया। तो ये जो घोषणाएं हुई और धरातल पे गई, बहुत ज्यादा अंतर रहा। ऐसा ही इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में हम कह रहे हैं आप 90% की बात क्यों करते हैं? हमें तो एक ही मांग जो आपने कहा लागत का 1.5 गुना देंगे, एक ही मंजूर कर लो ना आप। 99 करो कि नहीं करो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हमारा तो एक इंजेक्शन से इलाज हो जाएगा। आप टैबलेट दे रहे हो या कोई ब्लड चढ़ा रहे हो या कोई और एंटीबायोटिक दे रहे हो, उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एक ही मांग करो, लागत का 1.5 गुना जो कि घोषणा पत्र में भी है, वो एक ही मांग स्वीकार कर लो हमारी। 99 छोड़ दो, हम 99 बात ही नहीं करेंगे। सब कुछ आ गया उसमें। जब हम दूध पीते तो उसमें दही भी आ गई, छाछ भी आ गई, घी भी आ गया, सब कुछ आ गया। हम कहते हैं हम आपको दूध दे रहे हैं, हम आपको लस्सी दे रहे हैं, आपको घी दे दिया, नहीं अब दूध पी लिया, सब कुछ आ गया ना उसमें, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, कैल्शियम सब आ गया। तो हमारी एक ही मांग लागत का 1.5 गुना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी है और बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र में भी है। वो एक ही लागू कर दो ना, बाकी बात छोड़ दो, सब आ गया उसमें। तो क्या वो लागू कर दी? अगर लागू कर दी होती क्या मैं साहू साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा, अमित शाह साहब जब कह रहे थे, हमने भी प्रेस ब्रीफिंग में उनसे पूछा था बीजेपी ऑफिस में कि हमने 90% मांगे लागू कर दी हैं, और कार्यकर्ताओं के, हो सकता आप भी होंगे उसमें, कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से इस बात के लिए ताकीद किया गया था कि अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हम लोग, 90% काम करने के बावजूद भी हम किसान को ये नहीं समझा पा रहे हैं। तो किसान को एहसास होगा तो खुद नहीं कहेगा कि हाँ सरकार आई है और मेरा ये काम हो पा रहा है। गांव में बिजली के पोल लग गए, तार भी लग गए। अगर ये कहा जाए राजनीतिक दलों की ओर से इस गांव में बिजली पहुंच गई है, अगर गलियां चमन होंगी, घरों में बत्ती जलेगी उसकी, तो लोग खुद नहीं कहेंगे कि शुक्रिया आपका कि आपने गांव तक बत्ती पहुंचा दी, हमारे यहाँ लाइट जला दी आपने, जो आजादी के इतने साल बाद में नहीं हुआ। तो ये किसान की जो बात कही जा रही है, 90% का आप दावा कर रहे हैं, और महावीर शास्त्री जी हैं बिल्कुल प्रो किसान के लिए काम कर रहे हैं, दाएं बाएं कहीं कोई मतलब नहीं उनका, एक एक चीज को लेकर के मैं खुद मतलब उनको देखता हूं उनके एक्सरसाइज को। तो ये एहसास क्यों नहीं हो पा रहा किसान को कि स्वामीनाथन कमेटी के 90% मांगे मान ली, उसके बावजूद भी किसान को तो एहसास ही नहीं है इस बात का। देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसान की स्थिति सुधारने के लिए कई चरणों में उन्होंने बात की। उन्होंने किसान को संसाधन देने की बात की कि उसको संसाधन नहीं दोगे तो वो उत्पाद कैसे कर पाएगा, संसाधन दोगे तभी उसकी फसल अच्छी होगी, तभी मूल्य मिलेगा। और बीजेपी सरकार ने उस बात को समझा। संसाधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो जितने भी खाद की व्यवस्थाएं थी, बीज की व्यवस्थाएं थी, वो सारे संसाधन इतने कर दिए कि कांग्रेस के टाइम में लंबी कतार देखने को मिलती थी खाद और बीज के लिए, जो आज भी मिल रही है। राजस्थान में से रिसेंट आते ही उनकी तो हालात वही है। उस कतार को प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कम कर दिया। प्रधानमंत्री ने सोचा कि किसान की किस तरीके से उसकी उपज बढ़े, उसके लिए उसकी जमीन का गुणवत्ता की जांच करो, जिससे फसल वो वही फसल बोए जो जमीन के उत्पाद हो। तो प्रधानमंत्री ने सॉयल हेल्थ कार्ड जो है पूरे प्रदेश में जारी किया। राजस्थान में भी सूरतगढ़ में आए थे, यहाँ जारी करके सुविधा दे दी कि निःशुल्क किसान जांच कर सकता है। प्रधानमंत्री जी और हमारी राजस्थान की सरकार ये चाहती थी कि किसान को जब तक बिजली और पानी नहीं दोगे तो वो फसल पैदा कैसे करेगा। पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में बिजली का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बल्कि 10-10 हजार रुपए माफ भी किए और इतने विद्युत कनेक्शन रिलीज किए कि आज किसानों की बहुत सारी स्थिति सुधर गई है। एक एक तहसील में मैं कहूं कि पिछली सरकार में जो कांग्रेस सरकार के 50 साल में जो विद्युत कनेक्शन दिए गए, उतने विद्युत कनेक्शन बीजेपी के अवधि है उसमें थे। महावीर शास्त्री जी बैठे अंगुली खड़ी कर रहे हैं, मैं उनको उदाहरण देता हूँ। ये सरदार शहर से बिलोंग करते हैं। मैं इनको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि आप तो सरदार शहर की स्थिति बता दीजिए कि कांग्रेस के उस 50 शासनकाल में कितने विद्युत कनेक्शन दिए गए और बीजेपी के जो भैरव सिंह जी और मुख्यमंत्री का शासनकाल हुआ उसमें कितने दिए। मैं आंकड़े मिलाऊं तो कम से कम 5 गुना ज्यादा निकलेंगे। ऐसी सारी स्थिति पूरे प्रदेश की है। हमने किसानों को बिजली की सुविधा दी है, उससे किसान आगे बढ़ा है। हमने जो ये समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की, उसके केंद्र सब जो खोले हैं, वो शुरुआत थी, हो सकता है उसमें खरीद कुछ कम हुई,
कुछ व्यवस्था में लाल फीताशाही का शिकार भी हो गए होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि जो समर्थन मूल्य की घोषणा की है उतनी 100% खरीद की व्यवस्था हो, और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय हमारे साथ रहेगा और हम निश्चित रूप से केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये काम करके दिखाएंगे। जी शास्त्री साहब, सरकारें कर रही हैं तब तो कुछ दिख ही रहा है। जो सत्ता में आती है, साधन है, संसाधन उपयोग करती है, करते सही बात है। उन्होंने बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, राज्य सरकार ने, कि अगर हम सत्ता में आए तो विद्युत का जो दरों बढ़ोतरी का काम नहीं करेंगे। ये घोषणा पत्र में है। उन्होंने 2 बार कृषि कनेक्शनों की दरें बढ़ाई। राजस्थान में एक बार नहीं बढ़ाई है, बढ़ाई दो बार कृषि कनेक्शनों की दरें बढ़ाई अपने 5 साल में। दोनों बार करीब 3-3, 4-4 महीने तक आंदोलन करना पड़ा। एक बार तो पिछली बार अमित शाह जी आए, उससे जस्ट पहले दिन घोषणा करनी पड़ी इनको कि हम बिजली दरें वापस कर रहे हैं। यही पिछली फरवरी को उनको वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी, जो अक्टूबर में बढ़ाई हुई और फरवरी में जाके उन्होंने बिजली दरें वापस ली। तो नहीं बढ़ाया ये सच नहीं है। 2 बार बिजली घोषणा पत्र में जरूर लिखा था कि बिजली दरें नहीं बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ाई। और आंदोलनों के बाद दोनों बार वापस लेना पड़ा। ये सरकारों की कथनी और घोषणा पत्रों में अंतर है, इसको समझना पड़ेगा। ये किसान समझता है इस बात को कि बढ़ाया, हमने आंदोलन किया फिर वापस लिया। यहां बैठ के अपन कहेंगे हमने नहीं बढ़ाया, ये बात आप जो कर रहे हैं ना कि यहाँ के और धरातल के जब तक अंतर नहीं मिटेगा, या आप जो कर रहे हैं वो किसान जब तक महसूस नहीं होगा, अपने कथनी से वो प्रभावित नहीं होगा। यही कारण है कि उसको कुछ होता हुआ दिखाई दे, तब जाके उसका मन प्रसन्न होगा, तब वो जाकर के उस किसी पार्टी या पक्ष में काम करेगा। चलिए, एक बात मैं जानना चाहूंगा, इस बात का एहसास किसान को हो पा रहा है कि कोई भी पार्टी, अभी जैसे बीजेपी का तो साफ कहना है कि आजादी के इतने साल बाद किसान की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, पहली मर्तबा ध्यान दिया गया। ये एक स्टेप बाय स्टेप किसान को प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है, या फिर ये कहें कि कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है? कोई पार्टी है जिसने आंसू पहुंचे हो किसान के? तो किसान की पहली चीज होती है खेती। 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था, जनहित के नाम पे जमीन ले ली जाती थी और उसके लिए आंदोलन हुए। 2013 के चुनाव से तुरंत पहले सभी पार्टियों ने एक मत से एक नया भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया, और उसमें था कि राजकीय काम के लिए अगर जमीन ग्रहण करनी पड़ी तो किसानों के शहरी क्षेत्र में डीएलसी का 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में डीएलसी का 4 गुना देकर के हम लेंगे, यहां तक ठीक था। अगर किसी निजी क्षेत्र के लिए लेंगे या पीपीपी के लिए लेंगे तो 70% और 80% किसानों की सहमति से लेंगे। बीजेपी की सरकार ने केंद्र में आते ही वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो शहरी विकास मंत्री उसमें जो गडकरी थे, दोनों की चिंता बढ़ी और तुरंत कहा कि नहीं, सबसे पहले इस प्रावधान को हटाया जाए कि किसानों की सहमति ली जाए, नहीं तो भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। यानी जो कई सालों तक की जो तपस्या और साधना थी उसको आते ही मिटाने की कोशिश की। तो सरकार में कोई भी सरकार बनती है, चुनावों से पहले 4 साल मनमानी का दौर चलता है और 1 साल में फिर प्रो किसान होने का नाटक किया जाता है। ये दोनों किसानों का चित्र रहा है जी। तो ये दोनों पार्टियों के साथ रही है कि दोनों पार्टियों का ये चित्र? चलिए साहू साहब, मैं एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि किसान की जमीन को अगर एक्वायर भी की जाना तो किस तरह से मनमर्जी चलती है। हाँ, मैं महावीर शास्त्री जी बात सुन रहा था। ये एक्ट 1894 नहीं होकर 84 का था, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था। और अमेंडमेंट 1894 का एक बार और देख लें। हाँ, मैंरा देखा हुआ, बहुत पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, आपको SMS कर दूंगा। और बात रही एक इश्यू पर है कि कुछ सरकारी जो प्रोजेक्ट, जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कई बार ऐसी बाधाएं आई कि 70% किसानों की सहमति नहीं बन पाई, उस वजह से प्रोजेक्ट अवरुद्ध हुए। जैसा पश्चिम बंगाल में भी बड़ा आंदोलन हुआ, कई सी ऐसी स्थितियां आई थी। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व की ये सोच थी कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट है और वो पूरा नहीं होगा, जिसका पूरा लार्ज जनहित में उपयोग होना है, और कुछ चंद किसानों के कारण से अगर वो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है तो अब बात आती है। इस पर्पज से उसकी क्षतिपूर्ति राशि में तो कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन सहमति वाले क्लॉज में चेंज किया था। इस बात से मैं सहमत हूं और वो राष्ट्र हित में, जनहित में हुआ। अरुण जी, किसान को यह एहसास नहीं हुआ, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसान के प्रति वही रवैया आपका रहा जो बीजेपी का रहा? जी नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानता जी, क्योंकि किसान की आवाज है ये, किसान की बात है ये।
हाँ, देखो, किसान मैंने बताया इस समय पीड़ित है और आक्रोश में है। बाकी और आजकल ये फैशन में भी है कि पिछले 50-60 साल कुछ नहीं हुआ, अभी देश का तो बता दो ना सर। नहीं मुझे नहीं पता ना। एक हरित क्रांति का नारा दिया था। जी। और किसान और कांग्रेस मतलब ये यूनियनिमस था, आइडेंटिफाई करता था किसान कांग्रेस से, अब भी करता है। उसने अब अपना सबक सीख लिया है। एक आपने बड़ी रोचक बात बताई कि शाह साहब कह रहे थे 90% स्वामीनाथन कमेटी की वो पूरी सिफारिश से लागू कर दी हमने, लागू कर चुके हैं, बस बीजेपी के कार्यकर्ता किसान को बता नहीं पाए। मैं शुक्र मनाता हूं उन्होंने आप ये नहीं कहा कि एक्चुअली वो जो काले धन से हम 15 लाख रुपए देने वाले थे, हम 14 लाख दे चुके हैं। वो बैंक मैनेजर ने लोगों को बताया नहीं है और बीजेपी वाला जाके कह नहीं रहा है। ये मतलब थोड़े दिन बाद वो कह ही देते हैं, उनकी आदत है कि वो तो जुमला था, स्वामीनाथन जी वाली बात तो मैंने जुमले में कही थी। देखिए ये सरकार विश्वसनीयता अभी आप तो आज तो कर दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट बची हुई तो लागू कर दो। किसान, मैंने पहले भी अर्ज किया है आपको, अगर अब ये मेकअप करके दिखाना चाहें कि ये किसान के बहुत करीब हैं, इन्होंने देखिए मैंने कहा शुरू में कि जुमलों में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2013 में इन्होंने बाकायदा वादा किया। अरुण जी, समय कम है क्योंकि मुझे श्याम सुंदर शर्मा साहब से एक एक्सपर्ट कमेंट लेना है। श्याम जी, आपने पूरी डिबेट सुनी। किसान का ये कहना है कि कोई बहुत ज्यादा एहसास नहीं होता है सरकार आने और जाने का, वो उसी हालात में रहता है। तो ये केवल वोटों की फसल काटी जाती है, किसान को वो हक जो उसके फसल काटने का आता है, जो एक खिलखिलाता चेहरा उसका और लहराती फसलें देखना चाहता है, वो सपने अभी भी दूर दिखाई देते हैं। दूर इस नाते कि फसल केवल लहराने से मतलब नहीं है, लहराने से तो ठीक है, लेकिन उसकी फसल कटे ठीक से, उसे दाम मिले, मार्केट तक पहुंचे, वो सपना उसका जब भी चेहरे पे उसकी खुशी आ सकती है, अभी वो दूर दिखाई दे रही है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार के किसान के देश में हालात है, उससे जब तक मैं बार बार कहते हैं सक्षम बनाओ किसान को कटोरा लेके भीख मांगने के लिए चौराहे पे खड़ा मत करो। उसका जो उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य सही मिले, उसको तरीके से समय पर सब कुछ हो जाएगी तो निश्चित रूप से कुछ राहत किसान को मिलेगी। और क्योंकि किसान की जमीन जिस प्रकार से छोटी होती जा रही है, इसलिए उसको एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आ गई है कि उत्पादन नहीं कर पा रहा है। जब एक किसान था, उसके 10 बेटे हो गए, 4 बेटे हो गए, बढ़ती जा रही है, जमीन नहीं है, कम है, और जमीन को किसान किस प्रकार से उपयोग करता है, क्योंकि अब जमीन कम है, उसका उपयोग ढंग से हो और उसको समय पर सारी चीज मिले और उसको उत्पादन भी बढ़े। ये बात तो सही है कि कांग्रेस के रहते हुए समय आज आपने देश आत्मनिर्भर हुआ उसके मामले में, अनाज के मामले में। ये तो दोनों है। अब केवल ये कहते हैं कि मोदी जी ने सारा काम किया, अटल जी ने कुछ नहीं किया, या बाकी की सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो ये गलत है। इसको आपको किसान को सक्षम बनाने के लिए आप जो कह रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने की जरूरत है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और किसान हमदर्दी का पहला केंद्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वजह साफ है कि किसान हर तबके से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं है। किसान होता है, वो अन्नदाता है और उसके भोलेपन का फायदा हर बार उठाया जाता है। लेकिन किसान साफ कहता है कि इस ठगी से वोट की फसल तो कट जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं लौट पाती है, जिसका उसे हक है वही नहीं मिल पा रहा है। खैर, देखना होगा कि अब किसान को हक मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, और वोट की फसल कैसे काटी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।